नमस्कार साथियों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। फिर से हम 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो वास्तव में आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, नो डाउट एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन आपके आएँगे, तो इसमें नो डाउट कि आप कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एकदम देखेंगे और टिक मार देंगे, ऐसा भी पूछा जाएगा। ये हकीकत है। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? जो आप पढ़े तो रहेंगे, पढ़ के तो गए रहेंगे, लेकिन वहाँ पे लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पढ़ा हूँ, मतलब इस टाइप से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधा-सीधा होगा जो आपको सोचना पर मजबूर कर देगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन आप क्वेश्चन को जब डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप आराम से जवाब दे देंगे। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप जवाब नहीं दे पाएँगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको डायरेक्टली आप देखेंगे और जवाब दे देंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और तब समझना पड़ेगा, तब जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी ला रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं, 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस जितना हो सके कर लीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, मिलता-जुलता क्वेश्चन आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एमसीक्यू यही उठा के सीधा सब के सब डाल देगा, नहीं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली डाल भी सकता है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस पर बेस पूछा जाएगा। अगर आप थ्योरी नॉलेज है, प्रैक्टिस किए हैं तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है? चलिए, जैसे देखिए पहला प्रश्न है, 28 साल की एक ओल्ड पेशेंट है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है? सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, उसमें ब्रेन ट्यूमर का संभावना है और हॉस्पिटल में भर्ती है। व्हाइल असेसिंग दिस क्लाइंट द नर्स वुड कीप इन माइंड दैट द मोस्ट रिलेबल इंडेक्स ऑफ द सेरेब्रल स्टेटस इज। कहता है कि एक 28 साल का पेशेंट है, उसमें सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर है, वो भर्ती है। तो एक नर्स के मन में आया, विचार आया कि सबसे अच्छा अगर वो उसमें ब्रेन ट्यूमर है, सस्पेक्टेड है, तो सबसे उसका जो चिन्ह होगा वो कौन सा चिन्ह होगा? तो लेवल ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी जो चेतना होता है उसका लेवल, जो कि ग्लासको कोमा स्केल से हम लोग तय करते हैं। एक ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट अगर है तो उसमें ग्लासको कोमा यानी कॉन्शियस लेवल जो है चेक करके हम लोग तय करते हैं। तो एक नर्स को भी यही चीज़ करना चाहिए। ग्लासको कोमा स्केल जो होता है आई ओपनिंग, ठीक है, विजन, समझ गए, और मोटर, ये 3 चीज़ पर काम करता है, समझ लीजिए। और जो है 3 से लेकर 15 अंक तक मिलता है, ठीक है ना? 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक बताता है कि यह काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेड इंजरी है, समझ गए? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो राइट आंसर लेवल ऑफ कॉन्शियस होगा, जो कि एक नर्स को चेक करना चाहिए असेसमेंट के ज़रिए। दूसरा है फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना? ए डायग्नोसिस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाज मेड। कहता है कि एडमिशन हॉस्पिटल में है, ठीक है ना? उसे डायग्नोस है, ठीक है ना? आईसीपी लेवल का बनाया गया चार्ट, ठीक है ना? निदान बनाया गया आईसीपी का, ठीक है? द नर्स इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ द क्लाइंट इज टू, यानी एक एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा वैसे मरीज जिसका आईसीपी लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो आईसीपी लेवल बढ़े हुए मरीज को सबसे एप्रोप्रिएट जो होगा वो इस चारों में से ही होता है कि आप जो पेशेंट का सिर है, हेड है, उसको एलिवेट कर दे, यानी थोड़ा सा उसको हाई कर दे, सिर के साइड से, हेड के साइड से उसके बेड को हल्का सा एलिवेट करके 15 से 30 डिग्री उठा दे ऊपर की तरफ, ठीक है? ताकि जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज होगा आईसीपी का, ठीक है? चलिए आगे है, तीसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू द डिप्रेस पेशेंट हु डज नॉट वांट टू ज्वाइन ए ग्रुप। कहता है एक मरीज है जो डिप्रेस्ड है, जो डिप्रेशन से ग्रसित है, ठीक है, और वो कोई भी जो है समूह या कोई भी क्रियाकलाप ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो उसे नर्स जो है क्या काम करेगी, नर्स उस समय क्या काम करेगी? तो सबसे पहले जो पेशेंट मेंटली इल है, जो अवसाद से ग्रस्त है, और वो आप उसको कोई काम कहते हैं करने के लिए वो नहीं करता है, मना कर देता है, तो उस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं करेंगे कि हाँ ये काम करना ही करना है, बात समझ लीजिए। तो देखिए ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर जो होगा टेल हर मतलब उनको कहा जाएगा, ठीक है ना? टेल हर दैट द नर्स विल असिस्ट हर आउट ऑफ बेड एंड हेल्प हर टू ड्रेस, यानी अगर वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, तो नर्स का ये काम है, दायित्व है कि उसे सहायता करे, मदद करते रहे, कंटिन्यू, उस पर कोई दबाव नहीं बनाए, ठीक है? तो ऑप्शन सी उसका राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, अनोदर टेंटेटिव डायग्नोसिस मेड टू क्लाइंट इज वर्निक्स एन्सेफलोपैथी। कहता है एक दूसरा निदान है और एक संभावित डायग्नोसिस है, संभावित निदान है, ठीक है, वर्निक्स इंसेफलोपैथी। वर्निक्स इंसेफलोपैथी एक समस्या है, ठीक है,
जो आपके थायमिन की कमी से होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना, जो थायमिन की कमी से होता है। तो जैसे ही पेशेंट में थायमिन बहुत ज़्यादा कमता है तो पेशेंट में वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी आता है, जहाँ पे पेशेंट का जो मस्कुलर वीकनेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, समझ लीजिए। इफ द क्लाइंट हैज दिस द नर्स एंटिसिपेट दैट द फर्स्ट फिजिशियन ऑर्डर विल इंक्लूड। तो एक नर्स, अगर कोई पेशेंट वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी से ग्रसित है तो नर्स को क्या ऑर्डर लेना चाहिए, एक फिजिशियन डॉक्टर से क्या ऑर्डर करवाना चाहिए। तो सबसे पहले नर्स को यही करना चाहिए फर्स्ट में कि पेशेंट को, चूँकि उसको विटामिन बी जो कि थायमिन का काफ़ी कमी है जिसके वजह से वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी हुआ है, तो सबसे पहले उसको थायमिन एडमिनिस्टर करेंगे 100 mg तत्काल इन एस्टेट इंट्रामस्कुलर, समझ गए। तो देखिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी किसके कमी से, किसके डिफिशियंसी से होता है, तो ये थायमिन डिफिशियंसी से होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ सकता है कि वर्निक्स में जो थायमिन देंगे वो किस माध्यम से देंगे, ठीक है ना, और किस टाइम देंगे, तो ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है फॉर ए क्लाइंट विथ है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी पेशेंट जो है सीवीए पर है, ठीक है ना, एक पेशेंट जो है सीवीए का है। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है ना, क्रिटियन देख लीजिए, क्राइटेरियन, ठीक है ना, क्रिटेरियन मस्ट बी फुलफिल बिफोर द क्लाइंट इज फेड। कहता है कि एक पेशेंट सीवीए में है, समझ गए ना, एक पेशेंट क्या है, सीवीए है, समझ लीजिए। एक पेशेंट सीवीए के साथ में है जिसको स्ट्रोक है, तो उसको सबसे पहले क्या जो है, हम लोग जो है उसको क्या तय करेंगे, उसमें मतलब एक प्रकार से क्या लक्षण हो सकता है जिससे हम तय करेंगे कि पेशेंट में जो है सीवीए जो है, ठीक है ना। तो देखिए पेशेंट जो सीवीए वाला होता है ना, उसका जो सीवीए स्ट्रोक वाला होता है, चूँकि ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, बहुत ना के बराबर ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन का सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा। तो आप जो भी खाएंगे, निगलेंगे, कुछ भी करेंगे तो उस पर कंट्रोल ठीक ढंग से नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, द गैग रिफ्लेक्स रिट्रेन, यानी जो भी आप खाएंगे वो रिटर्न जो है आपको वापस आ जाएगा, सही से निगल नहीं पाएंगे, कठिनाई होगा। स्ट्रोक वाले मरीज में ये सब होता है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन आर अवेलेबल फॉर हाई लेवल डिफिशियंसी ऑफ स्वाइलेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाई लेवल, समझ लीजिए, हाई लेवल डिसइंफेक्शन अगर करना है स्वाइलेड इंस्ट्रूमेंट का तो हम किसका उपयोग करेंगे, किस सॉल्यूशन का। तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ग्लूटरल्डिहाइड जो है यह डिसइंफेक्ट करता है हाई लेवल, ठीक है, स्वाइलेड इंस्ट्रूमेंट का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब ग्लूटल्डिहाइड में अलग अलग जो है आपको रेशियो मिल सकता है, समझ गए, तो वो अलग की बातें हैं। जैसे आपको इंडोस्कोपी वगैरह हो गया, एनजी ट्यूब वगैरह हो गया, तो इन सब को आप जो है इससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे कहता है कि माइस्थेसिया क्राइसिस एंड कोलोनर्जी क्राइसिस आर द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइस्थेसिया ग्रेविस, ठीक है ना। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है यह एक बेसिकली मस्कुलर वीकनेस होता है, मांसपेशी में वीकनेस होता है, ठीक है। अब मांसपेशी में वीकनेस होता है तो इससे जो हमारा मसल्स है कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो माइस्थेनिया क्राइसिस है और जो कोलोनर्जी क्राइसिस है, इसमें जो है आपको यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, मेजर कॉम्प्लिकेशन है किसका, माइस्थेनिया ग्रेविस का। माइस्थेनिया ग्रेविस का दोनों कॉम्प्लिकेशन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल इज नर्सिंग नॉलेज व्हेन केयरिंग ऑफ ए पेशेंट इन क्राइसिस, मतलब कौन सा, ठीक है ना, कौन सा आवश्यक है एक नर्स के लिए जब वो पेशेंट क्राइसिस में है, उसका देखभाल कर रही है, तो नर्स को क्या ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूरी ज्ञान की क्या ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल्स फॉर स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग ऑकवर्ड इन आइदर। देखिए कहता है कि जब पेशेंट माइस्थेनिया क्राइसिस हो और कोलोनर्जी क्राइसिस हो, एक कब होगा, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है माइस्थेनिया ग्रेविस का। एक कब होता है, नर्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो नर्स को ये ज्ञान में होना चाहिए कि वीकनेस एंड पैरालिसिस हो सकता है मसल्स का, निगलने में समस्या, श्वास लेने में समस्या, इनमें से कुछ भी जो है देखा जाएगा तो वह माइस्थेनिया ग्रेविस का जो है आपका एक सिम्टम्स हो सकता है। तो इन चीज़ों को नर्स को ज्ञान होना चाहिए, तभी वो पकड़ पाएंगी कि माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलोनर्जिक जो क्राइसिस है ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है माइस्थेनिया ग्रेविस का। और जब माइस्थेनिया ग्रेविस होता है तो कुछ निगलने में, ठीक है, श्वसन करने में, यानी मस्कुलर वीकनेस आ जाता है, और वो मस्कुलर वीकनेस कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, प्रायोरिटी, देख लीजिए,
प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा में सबसे प्रथम नर्सिंग आकलन कौन सी होनी चाहिए प्रमुख रूप से? सोशल आइसोलेशन, फैमिली प्रोलिंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम, डिप्रेशन ड्यू टू बॉडी इमेज एंड हेल्थ इशू। तो क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो नर्सिंग असेसमेंट में सबसे प्रमुख जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का होगा वो हेल्थ इशू का होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे मैं बढ़ता हूँ। नियोनेंटल भिगोरस सेक्शन लीड टू, कहता है जब नवजात को हम लोग सक्शन करते हैं, ठीक है ना, सक्शन करते हैं और ये जोर से अगर आप सक्शन करते हैं तो क्या हो सकता है एक नवजात में, ठीक है ना। तो जो सक्शन करते हैं अगर तेजी से जोर से सक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो उसमें हो सकता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया रिफ्लेक्स कर सकता है, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा हृदय का जो दर है वो कम जाएगा, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वे यू एक्सेस फुल थिकनेस बर्न, सबसे प्रथम आकलन का जो बहुत ज़्यादा गहरे रूप से जले हुए मरीज है उसका फर्स्ट आकलन जो है आप कैसे करेंगे? प्रथम आकलन आप किस प्रकार करेंगे? एक गहरे हुए मरीज का प्रथम आकलन आप कैसे करेंगे बताइए, जो फुल थिकनेस जला हुआ मरीज है? तो सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रथम जो वे होता है आप देख के ही बता दीजिएगा कौन पेशेंट कितना गहरे रूप से जला हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन पहला होता है, ठीक है ना, इन बातों को ध्यान में रखना है। 11 क्वेश्चन है ए पेशेंट विथ इंक्रीज सोडियम व्हाट बीट डू यू फर्स्ट, एक पेशेंट के सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है, तो आप प्रथम आप क्या करेंगे उसमें? जो पेशेंट हाइपरनेट्रेमिया का है जिसमें सोडियम का मात्रा लेवल बढ़ा हुआ है तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, आप उसमें क्या करेंगे यही पूछ रहा है। प्रथम आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टिया, ठीक है, करने के लिए आप बहुत चीज़ करेंगे लेकिन प्रथम दृष्टिया आप मोर क्लियर फ्लूइड, जैसे बहुत ज़्यादा जिसमें सोडियम की मात्रा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल वह क्लियर फ्लूइड तरल हो, साफ़ हो, वैसे आप ओरली ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, समझ गए ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेशेंट को जिसको सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ा है, हाइपरनेट्रेमिया है, तो उसको प्रथम दृष्टिया में यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जो है लिक्विड लेने का बोलेंगे या उसको देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल नमक उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन टीचिंग अबाउट पेन मैनेजमेंट ए नर्स एजुकेटर शुड डिस्कस, यानी इन टीचिंग अबाउट पेन मैनेजमेंट, यानी एक पेन मैनेजमेंट यानी दर्द के प्रबंध करना है, एक नर्स को क्या करना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए एक पढ़ाई के क्षेत्र में? जैसे एक पढ़ाई एरिया चल रहा है, सेशन चल रहा है और कोई नर्स है, ठीक है, वो पढ़ा रही है, बच्चों को सिखा रही है, डिस्कस कर रही है, तो पेन मैनेजमेंट में नर्स को बच्चे को बताने में क्या चीज़ों को जो है बताना चाहिए कि हाँ आपको ये करना है, पेन मैनेजमेंट में क्या करना है? तो सबसे पहले जो होगा द नीड टू यूज पेन मेडिकेशन ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, पेन मैनेजमेंट दर्द का प्रबंध करना है तो नर्स को ये बताना चाहिए एज ए एजुकेटर के रूप में बच्चों को कि जब ज़रूरी हो तो पेन का मेडिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जब ज़रूरी हो, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा दर्द के दवाई आप जो है देते रहेंगे 4 दिनों तक, नहीं। पेन किलर दवाइयाँ हमेशा नहीं लेना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा नहीं सहा जाए तब जो है दर्द के समय पेन किलर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन है, कहता है द नर्स, देख लीजिए, द नर्स इंटर द रूम ऑफ पेशेंट हु इज द क्लोनिक फेज ऑफ ए टॉनिक क्लोनिक सीजर, द इनिशियल नर्सिंग एसन शुड बी, कहता है एक नर्स जो है रूम में प्रवेश की, ठीक है, और वह देखती है कि पेशेंट जो है क्लोनिक फेज में, उसको टॉनिक क्लोनिक फेज सीजर है, दौरा है, तो नर्स प्रथम दृष्टिया नर्स को कौन सा काम करना चाहिए? तो प्रथम दृष्टिया उसे प्लेस सॉम पैडिंग अंडर द हेड सिर के नीचे सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एक गद्दा लगा देंगे, पैड लगा देंगे, ठीक है। तो नर्स को प्रथम दृष्टिया यही करना चाहिए टॉनिक क्लोनिक सीजर में, ठीक है, जब वो क्लोनिक फेज में हो। तो ये चीज़ों को ध्यान, ये सब मैनेजमेंट होता है कि नर्स क्या करेगी, ठीक है। नर्स ऐसा नहीं है कि चिरफाड़ करेगी, दवाई देने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कहता है कि कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता है थर्ड स्टेज लेबर का इनमें से सभी सिवाय एक के, एक को छोड़कर सब के सब जटिलता है। तो देखिए थर्ड स्टेज लेबर पीपीएच, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, रिटेंड प्लेसेंटा, यूटेरिन इन्वर्जन, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देखिए कॉम्प्लिकेशन में थर्ड स्टेज लेबर के मतलब है कि बच्चा जन्म हो चुका है और थर्ड स्टेज लेबर में प्लेसेंटा जो है आपका क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो थर्ड
कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। थर्ड स्टेज लेबर के जो कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, उसमें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर नहीं होगा। जब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होगा मतलब बच्चा नहीं अभी जन्मा है, बच्चा रुका हुआ है, प्रसव बाधित है, तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में आ चुका है, यानी बच्चा जन्म ले चुका है, तो अब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं। बाकी इस पीपीएच, बिल्कुल जन्म के बाद थर्ड स्टेज से पीपीएच शुरू हो जाता है, तो ये जटिलता हो सकता है। प्लेसेंटा रिटेंड, यानी प्लेसेंटा अभी नहीं बाहर आया है, तो ये इसका जटिलता हो सकता है। यूटेराइन इन्वर्सन हो सकता है, ये जटिलता हो सकता है। बी को छोड़कर सब इसमें थर्ड स्टेज का जटिलता है। ओके। इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, देखिए इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, एस्किजोफ्रेनिया, एस्किजोफ्रेनिया जो है इसका इंडिकेशन देता है। ईसीटी मेनिया में, एस्किजोफ्रेनिया में, ठीक है ना, इन सब में चलता है, यानी घातक मानसिक रोग में ये ईसीटी चलता है। बाकी ईसीटी जो है फोबिया में, ओसीडी में, एंजाइटी में, ये सब में नहीं चलता है, यानी न्यूरो साइकोटिक में नहीं चलता है। साइकोटिक जो होता है उसमें चलता है, न्यूरो वाला में नहीं चलता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सीजोफ्रेनिया में चलेगा, इन तीनों में नहीं चलेगा, ठीक है। ओल्ड एज में भी नहीं देते हैं, समझ गए, युवा अवस्था में भी नहीं देते हैं, समझ लीजिए, और फोबिया में तो नहीं ये देंगे। ओके, तो इन चीज़ों को आपको खासा ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे हम लोग आते हैं कि 16 नंबर है, एक्सेसिव वोमिटिंग विल कॉज। कहता है कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, वह कारण कौन सा हो सकता है इसमें। तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग जो होता है ये मेटाबॉलिक एल्कोडोसिस के कारण भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना मेटाबॉलिक एल्कोडोसिस के कारण भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर लेमिनेक्टोमी, ठीक है ना, लेमिनेक्टोमी, लंबर लेमिनेक्टोमी का जटिलता कौन सा हो सकता है। तो लंबर लेमिनेक्टोमी का जो जटिलता होगा वो बावेल इनकॉन्टिनेंस, बावेल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है ना, मतलब जो बावेल है, आंत है, उसमें इनकॉन्टिनेंस होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सक्शन प्रेशर यूज टू न्यू बर्न बेबी इन लेबर रूम, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सक्शन प्रेशर जो हम लोग खींचते हैं, चूषण करते हैं, उसमें जो प्रेशर होना चाहिए एक न्यू बर्न बेबी के लिए लेबर रूम में, वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा 60 से 80 mmHg होना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रेशर याद रखिएगा। आगे है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ डिप्रेशन। एक 14 साल के बच्चा है जो डिप्रेशन से है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है कौन सा होगा, ड्रग ऑफ चॉइस जो है उसमें कौन सा होगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा वो फ्लुक्जेटिन होगा। फ्लुक्जेटिन जो है 14 साल, 13 साल, 12 साल, इसमें फ्लुक्जेटिन जो है आपको डिप्रेशन में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग बनता है। ओके। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज, यानी पार्किंसन डिजीज का कौन सा कारण होगा, कौन सा कारण होगा पार्किंसन डिजीज का, ठीक है ना। तो पार्किंसन डिजीज का कारण क्या होगा। तो पार्किंसन डिजीज का कारण होता है डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन इन सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है ना, डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन इन सब्सटेंशिया निग्रा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सब्सटेंशिया निग्रा में डोपामाइन का लेवल जैसे ही कमता है, पार्किंसन डिजीज का जो है कारण बनता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा क्या है, दम्मा जिसको बोलते हैं, अस्थमा क्या है। तो बेसिकली अस्थमा क्या है, तो अस्थमा जो है ब्रीदिंग डिफिकल्ट ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जब अस्थमा होता है तो व्यक्ति का जो श्वास नली है वो जो है उसमें संकुचन आ जाता है, शिथिलन हो जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से श्वास नहीं कर पाता है। और ये क्यों होता है, उसमें बलगम भरने के कारण, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है 22 है, कहता है यहाँ पे देख लीजिए, सॉगेज शेप एब्डोमिनल मास ड्यूरिंग पाल्पेशन इंडिकेटिव। कहता है जब आप पाल्पेशन करते हैं, जब आप स्पर्श करते हैं, तो आपको पेट के आसपास एरिए में जब आप सॉगेज शेप, ठीक है ना, सॉगेज शेप एब्डोमिनल मास, यानी आप जब उसको पाल्पेट करते हैं तो आपको वहाँ पे मांस दिखता है, ठीक है, पाल्पेट छूने के दौरान, स्पर्श करने के दौरान। तो यह किस चीज़ को जो है आपको सूचित करता है, ठीक है ना, ये किस चीज़ को सूचित करता है। तो ये जो सूचित करता है अपन वो करेगा इंटूसेप्शन, यानी आंत में आंत चढ़ जाना, ठीक है, आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश कर जाना। तो इससे क्या होता है, आपको मांस लाइक जब आप छूते हैं पेट के एरिए में, निचले एरिए में, तो आपको लगेगा उभरा हुआ उसमें मांस की तरह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 23 है, कार्डियल साइन ऑफ एक्लेम्सिया, यानी एक्लेम्सिया के जो लक्षण होते हैं, गंभीर लक्षण होते हैं, उनमें क्या होगा। तो एक्लेम्सिया में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो हाइपरटेंशन तो होता ही है, समझ लीजिए। हाइपरटेंशन के साथ साथ में आपको जो है प्रोटीनूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन आना,
और सीजर मतलब दौरा आना। तो ये तीनों जो है आपको एक्लेम्पसिया के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है विच इम्यूनोग्लोबिन इज मीडिएटेड बाय टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। कहता है जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है तो वह कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मीडिएट करता है, यानी उत्तेजित होता है। जब जैसे ही रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है मीडिएट करता है, यानी उत्तेजना, यानी उसमें जो है उसका सिक्रेशन बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये अपन जो होता है मैं बता दूं, राइट आंसर जो होगा वो IgE होगा। ठीक है ना। IgE इम्यूनोग्लोबिन हाइपर 1 सेंसिटिव रिएक्शन में यह क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, समझ गए, जिसके कारण व्यक्ति को धूल कण के कारण, यानी जिस भी चीज़ से होता है रिएक्शन, वो रिएक्शन देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर होम केयर मैनेज। कहता है अगर पेशेंट को ब्लैडर मूत्राशय में कोई तंत्रिकीय क्षति के कारण अगर समस्या है तो आप उसको होम केयर मैनेजमेंट में क्या देंगे, क्या करेंगे। ठीक है। अब चूंकि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ कंट्रोल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं न्यूरोजेनिक, यानी कहीं ना कहीं वह तंत्रिकीय जो है काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तभी जो है आप उसको अपने कंट्रोल से कर रहे हैं। जब वहाँ पे तंत्रिका काम नहीं करेगा तो फेल कर जाएगा, आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। जैसे अगर किसी पेशेंट को टॉयलेट लगा है और टॉयलेट वो अपनी इच्छा से अगर रोक पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका नर्व का मजबूती है, उसका नर्व वहाँ पे ठीक ढंग से काम कर रहा है। अगर वहाँ पे नर्व काम करना बंद कर देगा, उसका कंट्रोल हट जाएगा और उस आसपास के एरिया में क्या होगा उसको पता भी नहीं चलेगा और टॉयलेट जो है उसको बगैर इच्छा के भी जो है निकल जाएगा, समझिएगा, उस पर से कंट्रोल हट जाएगा। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी यही कहता है कि आप मूत्राशय पर कितना कंट्रोल है, और अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, समस्या है, न्यूरो से संबंधित तंत्रिकीय अगर मूत्राशय में समस्या है तो होम मैनेजमेंट केयर में क्या करेंगे, ये चीज़ पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो आप उसको करेंगे क्लीन इंटरमिनेट कैथेटराइजेशन। ऐसे पेशेंट जिसको ब्लैडर में समस्या है, न्यूरोजेनिक समस्या है, तो उसको कैथेटराइज कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूरिन में कैथेटर, ब्लैडर में कैथेटर डालकर उसको बैग लगा देते हैं, वो पास करता है अपना, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान बेसिकली यह स्टडी है व्यवहार और मन का, दोनों का स्टडी साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है 27 है, यूरिन टेस्ट पर्पस ड्यूरिंग फर्स्ट एंटीनेंटल एग्जाम। समझ रहे हैं, कहता है कि यूरिन टेस्ट का क्या उद्देश्य है फर्स्ट एंटीनेंटल परीक्षण के दौरान। प्रथम एंटीनेंटल यानी प्रसव जैसे होता है ना, अगर हम लोग जाते हैं एंटीनेंटल केयर, जो गर्भ के दौरान जो परीक्षण होता है, तो कम से कम 4 परीक्षण एंटीनेंटल एग्जामिन करवाना है ना कम से कम। तो उसमें फर्स्ट एंटीनेंटल जो एग्जामिन होगा वह प्रोटीन का, अगर यूरिन का टेस्ट करेंगे तो वह किस पर्पज़ से करते हैं, तो उसका पर्पज़ यही होता है कि डिटेक्ट यूरिन प्रोटीन, कहीं प्रोटीन में ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूरिन टेस्ट करते हैं फर्स्ट एंटीनेंटल में, समझ रहे हैं। 28 है, क्लियर फ्लूइड लीकेज थ्रू ईयर एंड नोज। कहता है नाक और कान से एकदम साफ जो है तरल निकल रहा है आफ्टर 3 आवर ऑफ द हेड इंजरी। 3 घंटे के बाद हेड में चोट लगा है सिर में, और 3 घंटे के बाद नाक कान से साफ तरल निकल रहा है, तो यह किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यह किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट ये करता है कि बेसल स्कल फ्रैक्चर है, यानी जो आपका बेसल एरिया है वहाँ का स्कल जो है वो फ्रैक्चर कर गया है, समझ गए। और यह काफ़ी गंभीर फ्रैक्चर होता है। जिस भी व्यक्ति के नाक से और कान से अगर एकदम साफ तरल अगर निकल गया, समझिए उसमें काफ़ी सीवियर हेड इंजरी है, समझ गए। क्योंकि जब तक अंदरूनी क्षति नहीं होता है तब तक यह साफ तरल नहीं निकलता है, और ये साफ तरल क्या होता है, CSF होता है। वही आपका जो फ्लूइड होता है ब्रेन में, स्पाइनल में, वही फ्लूइड CSF कहलाता है, वही निकलता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 29 है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ। मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है किसके कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। देखिए इतना सारा क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन आपको एकदम देख के जवाब देने वाला है, जैसे ये क्वेश्चन देख लिए जवाब दे दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपको सोचना है, जहाँ पे आपको पढ़ना है तब जवाब देना है, समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिला जुला रहता है, ऐसा नहीं कि सब के सब भारी दे देगा तो फिर स्टूडेंट पगला ही ना जाएगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑकवर, मतलब फिजियोलॉजिस के कारण
जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है ये इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है, समझ गए ना। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है आप तो फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस का सबसे महत्वपूर्ण है कि यह जीवन के जन्म के 1-2 दिनों के बाद यह जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है दिखता है और 5 से 6 दिनों में 1 सप्ताह में ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद उसका लीवर जो है सही से काम नहीं कर पाता है, तो इस कारण उसमें बिलिरुबिन का लेवल जो है क्या होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस दिखता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है जब लीवर काम करने लगता है, तो समझ रहे बात को। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम प्लेजरेबल सिचुएशन। कहता है कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे काफ़ी खुशनुमा आनंदमयी अवस्था होता है, लेकिन उस खुशनुमा आनंदमयी अवस्था में भी जो है अपने आप को जो है आनंद या दुखी महसूस करना, या यूँ कहा जाए तो उस खुशनुमा आनंदमयी माहौल में भी जो है अपने आप को जो है आनंदित या खुशी महसूस नहीं कर पाना, यह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एहेनेडोनिया, ठीक है ना। एहेनेडोनिया याद रखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर किस में दिखता है, तो अपने आप में ऐसा भ्रम दिखता है जो महानता का भ्रम, अपने आप को लगेगा काफ़ी मैं बड़ा हूँ, जो हूँ सिमय हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, ऐसे व्यक्ति में जो है दिखता है डेलूजन भ्रम दिखता है। तो डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर जो है ये मेनिया का सर्वोत्तम लक्षण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं चलता हूँ, एक पर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का बच्चा है और उसमें ये दिखता है कि आईसीपी लेवल उसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़ा हुआ है। तो उसमें कौन सा साइन होगा, कौन सा साइन सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए वैसे तो अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है किसी में भी, बच्चा में बढ़े या सियाना एडल्ट में बढ़े, तो उसमें वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ठीक है, हेडेक, ये सब होता है। लेकिन अगर बच्चा में यही चीज़ हो, 1 साल पुराना बच्चा है और उसमें ये चीज़ हो, तो उसमें भी ये एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, क्राइंग यानी चिल्लाना, ये सब होता है। लेकिन सबसे प्रमुख होता है कि बलगेट फोंटनी, यानी उसके जो आगे का जो हिस्सा है ब्रेन का, वहाँ पे काफ़ी जो है सॉफ्टनेस हो जाता है, समझ गए ना, सॉफ्टनेस हो जाता है, बलगेट फोंटनी, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रमुख जो है 1 साल के बच्चे के लिए लक्षण है। 34 है साइड इफेक्ट ऑफ डाइसल्फिरम सल्फेट। डाइसल्फिरम सल्फेट का सबसे जो है साइड इफेक्ट कौन सा है, साइड इफेक्ट कौन सा है डाइसल्फिरम सल्फेट का, ठीक है ना। तो डाइसल्फिरम सल्फेट का जो लक्षण है कि मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, यानी माउथ में मेटालिक टेस्ट, समझ गए, ऐसा टेस्ट लगेगा कि मेटालिक टाइप से है, मेटालिक टेस्ट इन माउथ, डाइसल्फिरम सल्फेट का, समझ गए बात को। और ये डाइसल्फिरम सल्फेट क्या करता है, तो ये डाइसल्फिरम जो है व्यक्ति को अल्कोहल जो शराब वगैरह लेता है तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो शराब, ये दवाई शराब छुड़ा नहीं सकता है, बस व्यक्ति में ऐसा इच्छा प्रकट कर देता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये शराब जो है हमारे लिए खतरनाक है, और व्यक्ति जो है शराब से डरने लगता है, शराब नहीं लेता है, ठीक है। तो उससे जो है अनिच्छा प्रकट करता है वो ये दवाई बेसिकली, समझ गए। तो इस दवाई लेने से साइड इफेक्ट यही होता है कि व्यक्ति को मुँह में अलग सा स्वाद जो है लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे जब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 में, द साइन पॉजिटिव इन डीवीटी, ठीक है ना, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी का फुल फॉर्म है। तो इसका पॉजिटिव साइन जो होता है, इसका पॉजिटिव साइन यही बताता है होमांस साइन, ठीक है ना, होमांस साइन, यानी पॉजिटिव साइन डीवीटी का होमांस साइन को बताता है। होमांस साइन अगर पॉजिटिव है तो यह डीवीटी का लक्षण होगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये होमान साइन कैसे किया जाता है, तो व्यक्ति का जो पैर है वो पैर व्यक्ति को बोला जाता है ऊपर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठाने के लिए, एकदम टाइट करने के लिए। तो उससे होता यह है कि अगर किन्हीं में डीबीटी अगर पॉजिटिव होगा तो जो काल्फ मसल्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अकड़न, पेन होने लगता है व्यक्ति को, समझ गए ना, वही होमान साइन होता है, समझ रहे हैं। चलिए अब आया यहाँ पे देख लीजिए रोगैम एंटीडी, यह एक एंटीजन है, समझ गए। यह जो है आपको RH जो होता है ना, रिसस निगेटिव, रिसस पॉजिटिव, RH निगेटिव पॉजिटिव वाला ये मैटर है, समझ गए। तो ये एंटी डी डोज आफ्टर डिलीवरी, समझ गए, एंटी डी डोज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद कितना डोज देते हैं एंटी डी का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है लगभग 300 माइक्रोग्राम, ठीक है ना, 300 माइक्रोग्राम हम लोग एंटी डी का डोज देते हैं डिलीवरी के बाद, ठीक है ना। 37 है रीजन फॉर प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का कारण क्या होता है माय डियर, प्रेस बायोपिया का कारण होता है
कि हार्डनिंग ऑफ लेंस, लेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाता है, ठीक है ना। प्रेसबायोपिया का कारण यही होता है। आगे है 38 नंबर है द लिंगामेंट दैट कनेक्ट ब्रेस्ट टू एक्जिला। कहता है कौन सा लिंगामेंट यानी स्नायु बंध है जो ब्रेस्ट को एक्जिला से कनेक्ट करता है। समझ गए, एक्जिला मतलब बगल। तो कूपर लिगामेंट, कूपर लिगामेंट याद रखिएगा, यही ब्रेस्ट को एक्जिला से क्या करता है, कनेक्ट करता है, कूपर लिगामेंट। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 39 है मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। कहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो जाता है तो आप उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बेसिकली ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है कि आपका बॉडी से जो तरल है वो निकल जाना, जो हाइपोवॉल्यूमिक होता है या डिहाइड्रेशन होता है उसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस कहते हैं। ये फ्लूइड आपके कोशिका के चारों ओर बाहर आसपास होता है, समझ गए, जो शरीर को हरा भरा, कोशिका को हरा भरा रखता है। साथ में यह अपशिष्ट को भी बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर कम जाए बॉडी में तो हाइपोवॉल्यूमिक होता है या उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, NS या RL जो भी देना है, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन है ए रीजन डायग्नोसिस विथ सबड्यूरल हेमेटोमा एंड हैविंग कंटिन्यूअस वोमिटिंग। एक पेशेंट जो है, ठीक है ना, सबड्यूरल हेमेटोमा है और उसको कंटिन्यू वोमिटिंग हो रहा है, समझ गए। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कंट्रा इंडेक्शन फॉर LP फॉर दिस क्लाइंट। कहता है कि कौन सा संभावित जो है अनिर्देश होगा LP पेशेंट, लंबर पंक्चर के पेशेंट के लिए। तो जब यहाँ पे समझ लीजिए, सीधा समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लंबर पंक्चर के पेशेंट के लिए सबसे संभावित कंट्रा इंडेक्शन जो होगा वो यही होगा कि अगर ICP लेवल बढ़ा होता है ना तो पेशेंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, अनिर्देश करते हैं। कंट्रा इंडेक्शन मतलब अनिर्देश, उसको निर्देश नहीं देंगे LP के लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन तो मेन यहीं से यही था, समझ गए। तो इसका राइट आंसर इंक्रीज ICP होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 41 है, देख लीजिए कि व्हाट विल यू एक्सेस ए पेशेंट विथ एब्डोर्मियल एरोटिक एनुरिज्म। एनुरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ भी आपको एनुरिज्म बताएगा, समझ लीजिएगा कि एनुरिज्म का मतलब होता है कि वहाँ गुब्बारा सा जो है निकल जाता है, समझ गए। किसी भी ब्लड वेसल्स के किसी भी एरिया में एनुरिज्म का मतलब होता है कि वहाँ पे बैलून की तरह जो है फूला हुआ होगा, ठीक है ना, बैलून की तरह छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, छोटा सा बैलून की तरह निकल जाता है उसमें, यानी उसमें जो है क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डाइलेशन हो जाता है, डाइलेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना, विस्तार हो जाता है, बैलून की तरह फूल जाता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज द एक्सेस पेशेंट विथ एब्डोमिनल एरोटिक एनुरिज्म। पेशेंट को एब्डोमिनल एरोटा है, वहाँ पे एनुरिज्म है, तो आप जो है उसका कैसे आकलन करेंगे, ठीक है ना, कैसे आकलन करेंगे। तो आपको सबसे पहले आकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए पल्सेशन फीलिंग इन द एब्डोमिनल, यानी पेशेंट का एब्डोमिनल को जब आप पल्सेशन करेंगे तो वहाँ पे महसूस होगा, पल्सेशन स्पंदन महसूस होगा, ठीक है, चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। 42 है वॉल्यूम ऑफ एनीमा सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट, यानी एक शिशु में अगर हम आप देते हैं एनीमा देते हैं तो एनीमा के लिए जो है उसका कितना जो है सॉल्यूशन होगा इन्फेंट के लिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इन्फेंट के लिए जो सॉल्यूशन होगा एनीमा में वह 100 से 150 ml होगा, ठीक है ना, 100 से 150। अगर चाइल्ड के लिए बात करता तो हम 200 से 300 यानी 250 से लेकर 500 टिक मारते हैं चाइल्ड बच्चा के लिए, लेकिन इन्फेंट के लिए उससे भी कम होगा, तो 100 से 150 ml। ओके, आगे बढ़ते हैं। 43 है एक क्लाइंट इज एडमिटेड विथ है हैंड इंजरी। एक पेशेंट है, वो हेड इंजरी है, उस एडमिट है, ठीक है। ही हैज़ ग्लास्कोकोमा स्कोर ऑफ 354। द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट इज द क्लाइंट। मतलब देखिए ये जो 354 है ये काफ़ी सीवियर है, काफ़ी सीवियर है, ठीक है। अब चूँकि 3 से लेकर 15 तक देते हैं अंक ग्लास्कोकोमा स्कोर में। ग्लास्कोकोमा में होता है EVM, आई ओपनिंग, ठीक है, वर्बल, और एक होता है आपका मोटर, ये 3 चीज़ होता है रिस्पॉन्स में। तो 354 का मतलब है कि व्यक्ति का आँख भी ठीक ढंग से नहीं खुल रहा है, वर्बल भी उसका ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और मोटर रिस्पॉन्स भी उसका बढ़िया नहीं है, और तीनों जो है 3, 5, 4 तीनों जो है 3 के एकदम मिनिमम
नंबर के नज़दीक में है, तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल सब के सब जो है बहुत ख़राब परफॉर्मेंस में है, तीनों काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस में है। कुछ नहीं रिस्पॉन्स होता है मतलब 3 दिया जाता है, समझ गए ना। तो 3 5 4 है मतलब लगभग कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, हल्का फल्का जो है वर्बल रिस्पॉन्स है और हल्का फल्का बिल्कुल जो है मोटर रिस्पॉन्स है। आई रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं है, मतलब पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस में है, अचेत अवस्था बेहोश में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी इज रिसीविंग इंजेक्शन मेनिनटोल। कहता है पेशेंट को जब मेनिनटोल इंजेक्शन लगता है तो उसका आईसीपी लेवल बढ़ गया है। तो द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। तो नर्स को जो है ये दवाई देने का सबसे प्रमुख रीजन कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये दवाई देने का। इट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ CSF, इट इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इट शिफ्ट द फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस, दस डिक्रीज द आईसीपी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट शिफ्ट द फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस, दस डिक्रीज द आईसीपी, ठीक है ना। एक पेशेंट को जब आईसीपी लेवल इंक्रीज कर जाता है तो मेनिनटोल इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि यह जो है आईसीपी जो ऑस्मोसिस है उस फ्लूइड को शिफ्ट करता है ऑस्मोसिस की तरफ, और जिससे जो है आईसीपी लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। बात समझ गए ना। आईसीपी में मेनिनटोल इंजेक्शन जो है दिया जाता है, वह क्या करता है कि फ्लूइड को जो है डिस्प्लेसमेंट कर देता है, वहाँ से बाहर कर देता है, और वो जो है शरीर से बाहर जो है आपको निकल जाता है, प्रेशर कमता है वहाँ पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए 45 नंबर है, अब्सेंस टू डेवलप वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर इज नोन एज, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है देखते हैं और जो है जवाब देने लायक है, समझ गए ना। ये भी देखे और जवाब दे दिए, लेकिन ये सबको पता ही नहीं होगा। सबको अगर मैं 100 बच्चा में ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ तो इसमें से 50% बच्चा इसमें सीधा सीधा गलत कर देंगे, सीधा सीधा। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अपन ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, समझ गए। 4 चेंबर होता है, ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है। इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। अब क्या कहता है, बाल्ब के बीच में द राइट एट्रियम, राइट मतलब ए वाला एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल मतलब ए वाला, यानी ए यहाँ पे जो बाल्ब है, ए बाल्ब का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, समझ गए। ए बाल्ब का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, तो ए बाल्ब का अनुपस्थित होना कहलाता है ट्राई स्पीड एट्रेसिया, ठीक है ना, ट्राई स्पीड एट्रेसिया। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ गए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है 46 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज एन एंटीडोट ऑफ अपवाइड। अपवाइड का एंटीडोट कौन सा होता है, अलग अलग दवाइयों के रिएक्शन होता है तो एंटीडोट देते हैं ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है अपवाइड्स का एंटीडोट क्या होगा, अपवाइड्स का एंटीडोट क्या होगा। तो अपवाइड्स का एंटीडोट नेलोक्सोन होगा, ठीक है ना, नेलोक्सिन, नेलोक्सिन, नेलोक्सिन जो होगा ये एंटीडोट होगा अपवाइड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 है, साइन ऑफ इमीडिएट साइन ऑफ एमिनेंट एक्लेम्सिया, ठीक है ना, यानी एक्लेम्सिया के सबसे गंभीर लक्षणों में से कौन सा होगा। एक्लेम्सिया के गंभीर लक्षणों में से कौन सा होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए एक्लेम्सिया के सबसे गंभीर लक्षणों की बात करेगा तो बीपी का लेवल 160 से ऊपर हो जाना, समझ गए। बाकी नौसिया और हेडेक ये तो कॉमन है, तो सब में लगभग लगभग होता ही है, लेकिन सबसे गंभीर लक्षण यही है कि बीपी का 160 से ऊपर बढ़ जाना, ठीक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, होम विजिट प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन, यानी होम विजिट गृह मुलाकात जो करते हैं किस पर आधारित होनी चाहिए, तो गृह मुलाकात जो होनी चाहिए वो क्लाइंट के ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, समझ लीजिए। कभी भी हो यह नीड ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के ज़रूरत के हिसाब से हो, अपने हिसाब से या किसी और के हिसाब से ना हो, जो समुदाय में लोग रह रहे हैं उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो अपन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नीड ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के ज़रूरत के लिए, ठीक है ना। 49 है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिफर्ड इन हाइपोवॉल्मिक शॉक इज। हाइपोवॉल्मिक शॉक में कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं या करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आइसोटोनिक क्रिस्टेलॉइड, ठीक है ना, आइसोटोनिक क्रिस्टेलॉइड में जो है हम लोग हाइपोवॉल्मिक शॉक में आइसोटोनिक देते हैं। जैसे कौन कौन देंगे पता है, नॉर्मल सलाइन होता है, आरएल होता है, ये सब हाइपोवॉल्मिक में दिया जाता है जो आइसोटोनिक होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है यहाँ पे, पर्पज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एआरटी का पर्पज क्या होता है भाई मेरे, एआरटी का पर्पज क्या होता है, तो देखिए एआरटी का पर्पज अपन यही होता है, एआरटी का पर्पज यही होता है कि रेड्यूस वायरल आरएनए लोड, ठीक है ना, रेड्यूस वायरल आरएनए
लोड। समझ गए? यह बेसिकली क्या करता है कि जो आरएनए वायरस है, आरएनए प्रकार का जो एचआईवी वायरस है, उस वायरस के लोड को यह कम करता है। समझ गए ना? जिससे जो एचआईवी का खतरा है वह कम होता है। तो इन बातों को आपको समझना है। समझ गए? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। समझ गए? चलिए, तो एंटीवायरल रेट्रोथेरेपी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव यूरिन सैंपल टू बी सेंट फॉर, कहता है पोस्ट ऑपरेटिव। समझ रहे हैं? यानी सर्जरी के बाद यूरिन का सैंपल हम लोग क्यों भेजते हैं जांच के लिए? तो देखिए, हम लोग इसीलिए भेजते हैं कि ताकि हम लोग ये पता कर सके, समझ गए ना, हम लोग ये पता कर सके कि पस सेल के बारे में, ठीक है ना, जो इन्फेक्शन वगैरह के खतरा को, कितना ज़्यादा सर्जरी के बाद इन्फेक्शन वगैरह का खतरा है, जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जो इन्फेक्शन मूत्र मार्ग में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसको पता करने के लिए, पस सेल को पता करने के लिए जो है हम लोग यूरिन का सैंपल भेजते हैं। ठीक है ना, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का मतलब होता है कि जो आपके कान के आगे वाला है, गाल है ना, कान के आगे जस्ट आगे जो आपका गाल के साइड से है, यहीं पे नर्व होता है, ट्राइजेमिनल नर्व। इस नर्व में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बोलते हैं। समझ गए? तो इसमें जो दवाई होता है, फर्स्ट चॉइस मैं बता दूं आपको, फर्स्ट चॉइस जो ड्रग होता है वो होता है कार्बामेजेपाइन। ठीक है ना, कार्बामेजेपाइन, कार्बामेजेपाइन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, या फर्स्ट ड्रग चॉइस है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर है, व्हाट इज द ऑफ देन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का फर्स्ट जो लक्षण होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है? देखिए, तो पार्किंसन डिजीज का जो प्रथम लक्षण होता है माय डियर, वो यही होता है कि इसमें जो हाथ जो है ना, शेकिंग होता है, हाथ पैर में कंपन होता है, हिलन। ठीक है ना, तो ये आपका होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं बढ़ता हूँ, आज के लास्ट क्वेश्चन है, पार्किनिज्म इज ए एन, क्या होता है बताना है। पार्किनिज्म क्या होता है, अभी जो ऊपर पढ़े उससे रिलेटेड है। तो जो पार्किनिज्म है, बेसिकली यह एक डीजेनरेटिव रोग है। ठीक है ना, डीजेनरेटिव रोग है। समझ गए? डीजेनरेटिव रोग है पार्किंसन। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बहुत ही शानदार जो है आपको मैंने 54 क्वेश्चन कराया। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्योंकि हमारे जगह ईमानदारी अगर नहीं चेतिएगा एग्ज़ाम में तो ईमानदारी आपका पता चल ही जाएगा। आप ईमानदारी से बनाइए। 54 में से कितना आप सही कर पाए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 54 में अगर आप 28 क्वेश्चन से अगर आप कम जवाब दिए, 28 से कम जवाब आप दिए, तो 50% मैं मान के चलता हूँ देना चाहिए सब लोग को जवाब। यहाँ पे 54 में अगर 28 से कम अगर जवाब दिए, तो आपको अभी भी 2 से 3 दिन समय है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एकदम टॉपिक को क्लियर कीजिए। ठीक है ना, तो ही जाके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अभी भी पढ़िए, बहुत समय है, अभी 2-3 दिन पढ़िए। और बाकी अगर आप 30-35 इसमें सही कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन जो मैं अभी ला रहा हूँ कंटिन्यू कुछ दिनों से, तो डायरेक्टली आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। सबको ही मानना पड़ेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन लेवल में है, एग्जाम में आ सकता है और आएगा भी, अगर जो लोग पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।